हेलो एंड वेलकम टू आईएएस फाउंड्री। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि हमारे एथिक्स के सिलेबस में है और जीएस 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विल सी द डिफरेंस बिटवीन कंसाइंस एंड इंट्यूशन। तो इन दोनों चीजों में भी काफी कंफ्यूज हम रहते हैं अक्सर। तो कंसाइंस आपकी इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इसमें एक रीजनिंग का, एक मोरालिटी का, वैल्यूज का और एथिकल रीजनिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आपको अंदर से जो आवाज आती है, अंतरात्मा की आवाज, जिसमें आपकी मोरालिटी और वैल्यूज भी इन्वॉल्व होती है, उसके बेसिस पे अगर आप कोई बात करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, देन दैट इज योर कंसाइंस। बट ऑन दी अदर हैंड इंट्यूशन जो होता है, इट इज अंडरस्टैंडिंग एंड डिसाइडिंग क्विकली। ये आपकी एक तरह की गट फीलिंग होती है। यहाँ पे भी किसी भी तरह का कॉन्शियस रीजनिंग या फिर लॉजिक इन्वॉल्व नहीं होता है। आपको एक गट फीलिंग आती है और इंस्टिंक्ट के बेसिस पे आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं, देन दैट इज इंट्यूशन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रिफ्यूजिंग ब्राइब, आपको ब्राइब ऑफर की गई है, आप मना कर देते हैं डिस्पाइट नो रिस्क ऑफ गेटिंग कॉट। तो वो आपकी कंसाइंस के बेसिस पे, आपका इंटरनल जो मॉरल रीजनिंग है उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया। तो एक लॉजिकल, एक रीजनिंग इन्वॉल्व इसमें रहती है। ऑन दी अदर हैंड, मान लीजिए आपको कोई डोनेशन दे रहा है या फिर आपकी कोई एनजीओ है, उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर डोनेशन दे रहा है और आपके हाथ में टेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की पावर है, तो आपको एक गट फीलिंग आएगी कि डोनेशन ऑफर करने के पीछे कोई हिडन मोटिव है। हो सकता है कि बाद में ये मेरे से फेवर मांगे। देन अ स्टूडेंट जिसको चीटिंग करने को ऑफर मिला है और उसके आसपास चीटिंग हो रही है और उसे पता है कि अगर वो चीटिंग करेगा तो हो सकता है उसके ज्यादा बढ़िया मार्क्स आए, लेकिन वो मोरालिटी, वो रीजनिंग करके इंटरनली उस चीज को रिपोर्ट कर देता है। दैट इज कंसाइंस। ऑन दी अदर हैंड, टीचर और इन्विजिलेटर अगर देखता है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसे लग रहा है कि भाई ये चीटिंग कर रहा है शायद, है ना, तो दैट इज इंट्यूशन। फिर इवेल्युएशन ऑफ एग्जाम रिलेटेड एग्जांपल्स, कोट्स दैट यू कैन यूज इन योर आंसर आर: इंट्यूशन टेल्स यू समथिंग इज रॉन्ग एंड कंसाइंस टेल्स यू व्हाई इट इज रॉन्ग। तो कंसाइंस में एक एलिमेंट होगा आपका मॉरल रीजनिंग का। देन देयर इज अ हायर कोर्ट देन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड दैट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ कंसाइंस बाय महात्मा गांधी। देन नेक्स्ट विल सी प्रूडेंस। तो प्रूडेंस इज नथिंग बट एबिलिटी टू टेक वाइज, प्रैक्टिकल एंड मॉरली साउंड डिसीजंस, ठीक है, स्पेशली अंडर प्रेशर, कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन सिचुएशंस। तो आप प्रेशर या फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के टाइम पे एक प्रैक्टिकल और वाइज, विटी डिसीजन लेते हो जो ना सिर्फ अभी फॉर द मोमेंट सही होगा, लेकिन फ्यूचर में उसके इम्प्लीकेशंस और कंसिक्वेंसेस भी आप कंसीडर करते हुए द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले रहे हो। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे प्रोटेस्ट हो रही है और आप वहां पे एसएचओ, एसपी या फिर डीसी, कुछ भी आपका काम है उस प्रोटेस्ट को हैंडल करना। अब प्रोटेस्ट को हैंडल कैसे करना है, तो ये डिसाइड करते टाइम आप सोचोगे कि अगर फोर्स यूज किया तो हो सकता है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए और चीजें और खराब हो जाए। तो इसलिए आप कामली उस प्रोटेस्ट को हैंडल करते हो, तो दैट इज प्रूडेंस। देन अवॉइडिंग हेस्टी अप्रूवल टू कंस्ट्रक्शन इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। आपके ऊपर किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर है और आपको आपके सीनियर्स से भी प्रेशर है कि भाई दिस इज द फाइल एंड यू हैव टू अप्रूव द कंस्ट्रक्शन, लेकिन आप सोचते हो कि अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में ये डिसीजन लिया गया, ये कंस्ट्रक्शन अलाउ की गई, तो फ्यूचर में हो सकता है कि इसके बहुत खराब कंसिक्वेंसेस देखने को मिले। तो जल्दबाजी में हेस्टी अप्रूवल देने के बजाय आप पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हैं, प्रॉपर उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, देन उसी बेसिस पे आप अप्रूवल देते हैं। देन सपोज यू आर अ स्टूडेंट एंड आपको पता है कि चीटिंग इजीली हो जाएगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन देन यू थिंक कि मार्क्स से कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में मुझे इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, इन मार्क्स से कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं खुद से पढ़ के अच्छे से खुद से मार्क्स नहीं स्कोर करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन चीटिंग यू गो फॉर हार्ड वर्क फॉर एग्जाम्स। देन इन्वेस्टिंग मोर इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है, आपके पास एक बजट एलोकेट करने को आ रखा है और आप क्यूरेटिव की बजाय प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ज्यादा शेयर ऑफ बजट एलोकेट करते हो, देन दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्रूडेंस। तो कोड देख लेते हैं। प्रूडेंस इज द वर्च्यू बाय विच वी डिसर्न व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर अस बाय एरिस्टोटल, एंड देन प्रूडेंस इज द राइट रीजन इन एक्शन बाय थॉमस एक्विना। नेक्स्ट इज सेल्फलेसनेस, मींस निस्वार्थ। तो सेल्फलेसनेस क्या होता है, जहां पे हम दूसरों के वेलफेयर, दूसरों के इंटरेस्ट, दूसरों के हितों को, दूसरों की जरूरतों को अपनी खुद की जरूरतों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पेशली इन पब्लिक सर्विसेज। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोविड-19 के टाइम पे फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गई और बहुत सारे जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके उस टाइम सारी चीजों को मैनेज किया। सिमिलरली सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में इंटीग्रेशन करने के लिए इतने सारे एफर्ट्स किए और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, उनका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने ये सब एफर्ट्स किए। इसी तरह से किसी भी तरह का सोशल वर्क करने वाले, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स के लिए हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए हैं,
देन इंडियन डिप्लोमेट्स कोऑर्डिनेटिंग इवैक्यूएशन, ठीक है, जैसे इजराइल और ईरान की वॉर चल रही थी या फिर रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां से जो वहां पे फंसे हुए इंडियंस है उनको निकालने के लिए जो एफर्ट्स इंडियन डिप्लोमेट्स ने किए, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेसनेस. Quotes that you can use in exam: the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others, by Gandhi ji. Only a life lived for others is a life worthwhile, by Albert Einstein. नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हितों का टकराव. तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस जो आपकी पब्लिक ड्यूटी में आपका जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, वो आपस में क्लैश कर जाए. तो बेसिकली अंडर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है दे इंटरफेयर और या फिर अपीयर टू इंटरफेयर, या तो इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं. किससे? आपकी ऑफिशियल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से. ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट देख रहा है, टेंडर वगैरह की प्रोसेस को देख रहा है, और उसका खुद का रिलेटिव भी बिडिंग कर रहा है उस टेंडर के लिए. तो एक तरफ उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसका रिलेटिव, दूसरी तरफ पब्लिक इंटरेस्ट है कि टेंडर सिर्फ उसी को देना है जो सबसे बढ़िया काम कर सके सबसे ज्यादा कंपेटिटिव प्राइसेस में. तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. उसका पर्सनल इंटरेस्ट और उसका पब्लिक जो ड्यूटी है वो आपस में क्लैश कर रही है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है. सिमिलरली अगर कोई जज अपने खुद के बेटे का केस सुन रहा है, मान लीजिए किसी जज के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसी के ऊपर, है ना, और केस चला गया कोर्ट में. कोर्ट में जो जज है वो उसका फादर है, तो यहाँ पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट यानी कि लाइफ ऑफ हिज सन, उसके बेटे की लाइफ, और पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जो उसकी ड्यूटी है टू सर्व द जस्टिस, इंसाफ करना, दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं. इसी तरह से कोई एग्जामिनर है जो एग्जाम पेपर इवेल्युएट कर रहा है और उसके पास एक आंसर कॉपी आती है अपने स्टूडेंट की, ऐसे स्टूडेंट की जिसको वो अपना प्राइवेट कोचिंग में ट्यूशन देता है. तो यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. अगर उसको वो कम मार्क्स देता है या फिर इतने मार्क्स देता है जितने वो डिजर्व करता है, तो हो सकता है उसकी प्राइवेट लाइफ में वो स्टूडेंट उसकी कोचिंग छोड़ दे. लेकिन अगर वो उसको ज्यादा मार्क्स दे देता है अननेसेसरीली, देन ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग हिज ड्यूटी. तो दोनों के बीच में, इंटरेस्ट के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है. कोट्स दैट यू कैन यूज: जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, बाई लॉर्ड हैवर्ड. इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि इंसाफ हो रहा है. देन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अ क्राइम बट इग्नोरिंग इट मे लीड टू वन. जज अपने बेटे का केस सुन सकता है, दैट इज नॉट अ क्राइम बट इट मे लीड टू अ क्राइम. इट मे लीड टू किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट, ठीक है. तो इट मे लीड टू, इससे कोई क्राइम हो सकता है, होने की संभावना बन जाती है. देन नेक्स्ट इज योर डियोंटोलॉजी एंड टेलियोलॉजी. तो डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी में एक सिंपल फंडामेंटल डिफरेंस है. डियोंटोलॉजी क्या होता है कि जहां पे आप किसी भी एक्शन की मोरालिटी को बेस्ड ऑन प्रोसीजर देखते हैं कि जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं क्या वो मॉरली करेक्ट है, उसके ऊपर आप रीजनिंग लगाएंगे. ऑन दी अदर हैंड टेलियोलॉजी में आप बेस्ड ऑन कंसिक्वेंसेस कि जो भी एक्शन किया उसका जो कंसिक्वेंस है, जो उसका एंड रिजल्ट है, क्या वो मॉरली अपराइट है. तो इट इज ऑल अबाउट अप्रोच. तो इन डियोंटोलॉजी ड्यूटी, रूल, रेगुलेशन, ऑब्लिगेशन, इस पे ज्यादा फोकस रहता है. सिमिलरली इन टेलियोलॉजी द फोकस इज ऑन रिजल्ट, आउटकम और कंसिक्वेंस. तो मेन जो आपके थिंकर इससे रिलेटेड है डियोंटोलॉजी से वो है इमैनुअल कांट एंड जेरेमी बेंथम और जेएस मिल. दे आर रिलेटेड टू टेलियोलॉजी. तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. मान लीजिए पब्लिक वेलफेयर का कोई काम करने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ रही है, ब्राइबरी करनी पड़ रही है. तो ब्राइबरी अगर आप देखें रूल्स के हिसाब से, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से ब्राइबरी इज रॉन्ग. तो डियोंटोलॉजी के हिसाब से इट इज नॉट मॉरल बट अल्टीमेटली जो कंसिक्वेंस है, जो एंड रिजल्ट है, जो आउटकम है ब्राइबरी देने का, वो वेलफेयर ऑफ पब्लिक है. तो टेलियोलॉजी के हिसाब से इट इज मॉरली अपराइट. तो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है वो इसमें ब्राइबरी, रिश्वत देने को गलत ठहराएगी, लेकिन टेलियोलॉजिकल अप्रोच के हिसाब से अगर ये पब्लिक वेलफेयर के लिए रिश्वत दे रहे हैं तो इट इज ओके. सिमिलरली लाइंग टू सेव अ लाइफ. मान लीजिए कोई किलर किसी बंदे का पीछा कर रहा है और वो आपसे पूछता है कि हाँ बताओ कहाँ गया वो. तो अगर आप झूठ बोलते हैं जिससे उस इंसान की लाइफ बच जाए तो टेलियोलॉजिकली आप सही कर रहे हैं, मॉरली सही डिसीजन ले रहे हैं. लेकिन द एक्शन ऑफ लाइंग इज डियोंटोलॉजिकली इनकरेक्ट. ठीक है, डियोंटोलॉजी बोलेगी कि गलत है, झूठ नहीं बोलना था, जान बचती है चाहे नहीं बचती है. पर टेलियोलॉजी बोलेगी झूठ बोलने से जान बच गई है, देन इट इज ओके. सिमिलरली नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे रूल्स को एनफोर्स करना. तो डियोंटोलॉजी बोलेगी नहीं, जैसा भी माहौल हो आपको रूल्स बिल्कुल एनफोर्स करने हैं. लेकिन अगर बेटर डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए अगर आप रूल्स को जंप भी कर देते हैं और उससे फायदा होता है अल्टीमेटली डिजास्टर रिस्पॉन्स में, तो टेलियोलॉजिकली दैट विल बी मॉरली अपराइट. सिमिलरली शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सपोज
अ स्कैम, कोई इंसान अपने डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर कर देता है जिससे कि वो स्कैम को सामने ला सके। तो डियोंटोलॉजिकली इट इज रॉन्ग क्योंकि इट इज अगेंस्ट द रूल्स, जो प्रोसेस है वो गलत है। लेकिन टेलीलॉजिकली इट इज करेक्ट बिकॉज, तो कोर्स देख लेते हैं। राइट मीन्स मस्ट बी इम्प्लाइड टू सिक्योर राइट एंड्स बाई एस राधाकृष्णन, एंड it is greatest happiness of the greatest numbers, that is measure of right or wrong by Jeremy Bentham. Then next is your altruism. Altruism is nothing but selfless concern for the welfare of others. ठीक है, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। आप किसी को अंधे को रास्ता क्रॉस करवा रहे हो और बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सेल्फलेस आप किसी और का वेलफेयर कर रहे हो, तो दैट इज एल्ट्रुइज्म। और इसमें जो की कंपोनेंट होते हैं, की जो क्वालिटीज होती हैं, सेल्फलेसनेस एंड कंपैशन। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पर्सनल सेविंग खर्च करके गरीब बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करता है, तो बदले में उसको ना कुछ मिलने वाला है, ना ही वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, बल्कि एक सेल्फलेस एक्शन कर रहा है। देन हेल्पिंग अ स्ट्रेंजर कैरिंग हैवी बैग्स, आपको सड़क पे कोई मिल गया भारी बैग उठा के चलता हुआ, आपने उसकी हेल्प कर दी और बदले में ऑब्वियसली आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आप ऐसा थोड़ा मानोगे कि अच्छा मैं इसके 4 बैग में से 2 उठवा देता हूं तो शायद 1 बैग मुझे दे दे, तो दैट इज एल्ट्रुइज्म। सिमिलरली किसी अननोन पर्सन जिसको जरूरत है उसको ब्लड डोनेट कर देना फ्री में। देन एग्जांपल ऑफ केरला फ्लड्स ऑफ 2018, तो वहां पे भी देखो लोकल्स ने अपनी खुद की बोट्स यूज करके स्ट्रेंजर्स को रेस्क्यू किया था, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एल्ट्रुइज्म। कोट इज द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स बाई महात्मा गांधी। देन नेक्स्ट इज योर ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी इज नथिंग बट जितने भी आपके पब्लिक और स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन और सर्विसेज की ओपन एक्सेस देना, बिल्कुल जैसे आरटीआई होता है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट वगैरह पे कोई डिपार्टमेंट अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन की, अच्छा इतनी कंप्लेंट्स आई, इतनी कंप्लेंट्स पेंडिंग है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस रखना, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक सर्विसेज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंश्योर करती है क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। अकाउंटेबल होल्ड तो तभी करोगे ना अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि डिपार्टमेंट ने क्या काम कितना किया है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल ऑब्वियसली आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देन कैग की रिपोर्ट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होती है जो गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे। देन पब्लिशिंग बजट डिटेल्स ऑनलाइन। देन डिस्क्लोजिंग आंसर की एंड कट ऑफ। ठीक है, आंसर की सामने आती है कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर था, एंड कट ऑफ रिलीज होती है, तो ट्रांसपेरेंसी होती है। और अगर कुछ गलती हो जाए तो उसमें आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। देन द कोट्स आर ट्रांसपेरेंसी इज द करेंसी ऑफ ट्रस्ट बाई माइकल हयात। देन गुड गवर्नेंस इज बिल्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड participation by Kofi Annan. So these quotes you can also use in your governance वाला part. So this is all for now. This was the final video in the series जहाँ पे हमने ethics के almost 25 to 30 keywords हमने discuss किए हैं with examples and with relevant quotes. और इनका अगर एप्लीकेशन आप अपने एग्जाम में करते हैं तो ऑब्वियसली योर मार्क्स विल इंप्रूव। एग्जाम को कुछ खास टाइम अब बचा नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले 2x में आप प्ले करके इन तीनों वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी यू विल इजीली स्कोर 120 प्लस और 110 प्लस तो आपके इजीली आ ही जाएंगे अगर आप इन डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और कोड्स को अपने आंसर में यूज करते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी मेंस 2025. And those who are preparing for next year, all the best for you too. And one more thing, the link for the PDF has been provided in the डिस्क्रिप्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ से जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल इन स्कोरिंग इन GS4. सो ऑल द